सौगात टीबी से दो हाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व टीबी दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया। जिस टीबी की बीमारी से हर साल लाखों लोग हार जाते हैं, उसे उत्तर प्रदेश साल 2025 तक हरा देगा। आज सीएम योगी ने इसको लेकर 270 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जो आने वाले समय में न सिर्फ टीबी की बीमारी को हरा देंगी, बल्कि इसका नामो निशान मिटा देंगी। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रही है, लेकिन एक और बीमारी है जिससे पूरी दुनिया पिछले कई दशकों से लड़ रही है, और इस बीमारी का नाम है टीबी, जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। अगर सही वक्त पर इलाज न मिले तो इसकी चपेट में आने वाले 50% मरीजों की मौत हो जाती है। पूरे देश में हर साल टीबी के 30 लाख नए मरीज बढ़ जाते हैं, जिनमें हर 5वां मरीज उत्तर प्रदेश का होता है। ये आंकड़े WHO के हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है और कैसे ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमार कर रही है। लेकिन विश्व टीबी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने इसे 2025 तक जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। शासन के द्वारा निर्धारित कीमत है और समय पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवा लेने का समय उसका निर्धारित है या नहीं है, और 500 रुपये हर महीने जो शासन से अनुमन्य है वो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम केवल इतनी भर से जानकारी ले लें तो 2025 के पहले हम उत्तर प्रदेश को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने में सफल हो सकते हैं। WHO ने पूरी दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 का रखा है, लेकिन यूपी की योगी सरकार 2025 तक इसे खत्म करने का भरोसा दिला रही। यूपी को टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम योगी ने सीतापुर को करोड़ों की सौगात दी, जिसमें 270 करोड़ की लागत से 21 जिलों में दवाई रखने के स्टोरेज और ड्रग वेयरहाउस का शिलान्यास किया गया। 451 टूनेट मशीनों और 25 डिजिटल एक्सरे मशीनों का लोकार्पण किया गया। गोरखपुर और मेरठ में स्थापित LP लैब का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही सांसद, विधायक और प्रधानों से आह्वान किया गया कि जैसे पूरे देश ने मिलकर पोलियो को हराया है, वैसे ही टीबी को जड़ से खत्म करने में योगदान दें। जनपद के अंदर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य हो, संसद के सदस्य हो, ये सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रशासनिक या शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, ये जितने भी हैं, सभी लोग शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ग्रामीण विकास के, पंचायती राज के, नगर विकास के, अलग अलग विभाग के शासकीय विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जागरूक हो जाएं। और जिन 21 जिलों में ड्रग वेयरहाउस का शिलान्यास हुआ है, उनमें सीतापुर, फतेहपुर, बस्ती, रायबरेली, फर्रुखाबाद, औरैया, बाराबंकी, वाराणसी में औषधि भंडार बनेंगे, और शाहजहांपुर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, हापुड़, बलरामपुर, बलिया, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, संभल, चित्रकूट, मऊ, प्रतापगढ़ में वेयर हाउस बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि 1882 में पहली बार टीबी के वायरस की पहचान हुई थी, लेकिन इतने सालों के बाद भी दुनिया को इससे मुक्ति नहीं मिल पाई। इस बीमारी से हर साल करीब 4 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। टीबी की बीमारी कैसे साल दर साल बढ़ती जा रही और कैसे इससे यूपी के मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये पिछले 5 सालों के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। साल 2017 में पूरे देश में 17,34,905 टीबी के मरीज मिले थे। इनमें से 17% सिर्फ यूपी से थे, यानी 2,96,910। साल 2018 में ये संख्या बढ़ गई और देश में 21,01,082 मरीज टीबी के मिले, जिनमें से 20% मरीज सिर्फ यूपी से थे, यानी कि 4,11,600 मरीज।
2019 में देश में टीबी के मरीजों की संख्या 24,01,589 थी, जबकि यूपी में 4,87,653 मरीज मिले थे। 2020 में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आई। पिछले साल देश में 18,11,105 मरीज मिले थे, जिसमें यूपी के 3,68,112 मरीज शामिल हैं। हालांकि पिछले साल टीबी के मरीजों की संख्या में ये गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि कोरोना के चलते नए टीबी के मरीजों की पहचान काफी प्रभावित हुई थी, जिससे स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित रहा। और अब जब लॉकडाउन खुला तो टीबी के मरीजों की पहचान के लिए कई विशेष खोजी अभियान चलाए गए। अगर आपको टीबी की बीमारी तो इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ऐसा न करना कानूनी अपराध भी है और सूचना न देने पर 6 महीने से 2 साल तक के कारावास की सजा भी हो सकती है। ऐसा इसलिए भी है ताकि सही आंकड़े सामने आए और सरकार इसको लेकर अपनी रणनीति बना सके। सरकार सालाना लगभग 17 करोड़ रुपए टीबी के इलाज के लिए खर्च करती है। मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से टीबी की जांच और दवाई पूरी तरह से फ्री है। साथ ही मरीज को अच्छे भोजन के लिए हर महीने 500 रुपए भी दिए जाते हैं। और अब यूपी सरकार ने इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है ताकि ये जानलेवा बीमारी किसी और की जान न ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खिलाड़ी से खेल की, जिसने मेडल ट्रॉफी को फेल कर दिया है। प्रयागराज में एक हॉकी खिलाड़ी को विकास प्राधिकरण की मेहरबानी ने दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। जिस खिलाड़ी को देश का नाम करना था, प्रदेश की शान बढ़ानी थी, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया है। विकास प्राधिकरण ने पेनल्टी शूट आउट का ऐसा फॉर्मूला लगाया कि मोहम्मद तालिब नाम का युवा खिलाड़ी पूरा घर हार गया है। रिपोर्ट देखिए। गले में लटके हुए दर्जनों मेडल, हाथ में जीती हुई ट्रॉफियां और फुटपाथ पर बिखरे पड़े सर्टिफिकेट, ये पहचान है हॉकी के नेशनल प्लेयर मोहम्मद तालिब की। जिन्हें देश का नाम रोशन करना था, उत्तर प्रदेश की शान बढ़ानी थी, प्रयागराज को नई पहचान दिलानी थी, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मेहरबानी ने इस नौजवान खिलाड़ी को सड़क पर ला दिया है। फादर ने 2009 में ओटीएस के तहत 2 किस्तों में मकान का पैसा जमा किया। मकान का पैसा सर आदेश के अनुसार जमा किया, दिनांक के अंदर जमा किया। फिर भी सर 2 साल तक ये हमारे फादर यहाँ रजिस्ट्री के लिए लिखते रहे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। 2011 में उनका एक चिट्ठी आती है कि आपका 16 दिन विलम्ब की वजह से आपकी ओटीएस से आज को वंचित कर दिया गया है। उसके बाद सर हमारे फादर दौड़ते रहे, ये लोग डेट पे डेट अपने नोटिस भेजते रहे और ब्याज पे ब्याज लगाते रहे। सर 3 साल तक इन्होंने 11, 12, 13, 14 तक सर नोटिस पर नोटिस भेजी और फादर की जो पिछली थी उस पर कोई सुनवाई नहीं। तालिब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कॉरपोरेशन कॉलोनी के छोटे से फ्लैट में रहा करते थे, लेकिन विकास प्राधिकरण ने पेनल्टी शूटआउट का ऐसा फॉर्मूला लगाया कि तालिब पूरा घर हार गए। दरअसल विकास प्राधिकरण ने साल 2000 में तालिब के पिता शाह आलम से 25,000 रुपए लेकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट आवंटित किया था। कई बार किस्त जमा नहीं कर पाने पर साल 2009 में बकाया बढ़कर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। इस बीच आई ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए तालिब के पिता को 2 किस्त में पूरे बकाये का भुगतान करने को कहा गया। पहली किस्त उन्होंने जमा कर दी, लेकिन दूसरी किस्त देने में 2 हफ्ते की देरी हो गई तो प्राधिकरण के बाबुओं ने पैसा जमा करने से मना कर दिया। तालिब का परिवार गुहार लगाता रहा, लेकिन विकास प्राधिकरण के बाबुओं का दिल नहीं पसीजा। बात कोर्ट तक पहुंची, लेकिन तालिब के परिवार को 2014 में फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद इसी साल 18 मार्च को सरकारी अमले ने पुलिस की मौजूदगी में तालिब के परिवार का सामान बाहर निकाल दिया और फ्लैट को सील कर दिया। जिस वक्त विकास प्राधिकरण अपनी ये कार्रवाई कर रहा था, तब तालिब कोलकाता में टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें ये बेघर होने की खबर मिली तो वो टूर्नामेंट को बीच छोड़कर प्रयागराज आ गए और तब से तालिब विकास प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मैं कस्टम डिपार्टमेंट से कलकत्ता हॉकी लीग खेल रहा था एज अ गेस्ट प्लेयर, और वहाँ जब मुझे ये दुखद समाचार मिली है कि मेरे सामान को रोडों पर फेंका गया, मेरी माँ से और मेरे फादर से बदतमीजी से बात की गई है, मैं वहाँ से भागता हुआ सर मैच छोड़कर मैं यहाँ पे आया हूँ और उसके बाद से सर मैं यहाँ
अब बेघर हो चुके तालिब को घर का नया ठिकाना कॉलोनी के बाहर सड़क की फुटपाथ है। घर का पूरा सामान फुटपाथ पर रखा है। पिछले कई दिनों से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर है। तालिब ने देश के अलग अलग हिस्सों में खेलते हुए जो मेडल और ट्रॉफी जीती, वो आज सड़क के किनारे धूल फाक रही हैं। एक खिलाड़ी के साथ ये बर्ताव हैरान करने वाला है। सर, मैं भी मदद कर रहा हूँ। एक नसीम साहब है और पूरा मोहल्ला और पूरा प्रयागराज हमारे मदद के लिए आगे आ गया है। 2009 में जब हमको मालूम हुआ कि इनकी OTS के माध्यम से इन्होंने शासन का एक आदेश आया कि आप 1,26,000 रुपया 2 किस्तों में जमा कीजिए। पहली किस्त इन्होंने टाइम से जमा किया, दूसरी किस्त इनका 16 दिन विलम्ब हुआ, लेकिन शासन का आदेश 31 दिन तक का था। उसके अंदर ये पैसा जमा है। इन्होंने एक चिट्ठी रजिस्ट्री के लिए यहाँ विकास प्राधिकरण को दिया और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री न करके 2011 में लेटर 3,88,000 कर दिया। इतना सब होने के बाद भी तालिब का परिवार बकाया सारी किस्त देने को तैयार है, लेकिन विकास प्राधिकरण ने पेनल्टी लगाकर 1.5 लाख की किस्त को 21.5 लाख रुपए कर दिया। विकास प्राधिकरण का साफ कहना है कि अगर तालिब के परिवार को घर चाहिए तो आज के हिसाब से पैसे देने होंगे। शाह आलम के नाम से ये आवंटन था और आवंटन काफ़ी पहले का था। इनके द्वारा धनराशियाँ नहीं जमा की गई थी, जिसके कारण यह 2014 में निरस्त हो गया था। उनका आवंटन जो है निरस्त कर दिया गया था धनराशि न जमा होने का। उस समय जो धनराशि बकाया थी लगभग 5 लाख कुछ थी और 2014 से ये शाह आलम जी अपना कोर्ट में और उपभोक्ता फोरम हर जगह गए। वहाँ से जो भी इनको वो जो भी वहाँ से निर्देश हुए उसके अनुसार उनको सूचित किया गया और उसके अनुसार मौका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा वांछित कार्यवाही जो है वो नहीं की गई। लेकिन तालिब के परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो विकास प्राधिकरण को 21.5 लाख रुपए दे पाए। हम जब रजिस्ट्री कहने लिखने लगे कि रजिस्ट्री कर दो, पैसा जमा हो गया, उन्होंने कोई जवाब दे करके हमको 2.5 साल के बाद 3.5 लाख रुपए की नोटिस भेज दिया और उसी नोटिस को बढ़ा करके सन 14 तक 5 लाख कर दिया और 5 लाख करने के बाद 5 लाख को रिजेक्ट कर दिया। जब से हम आज तक दौड़ रहे, कंज्यूमर कोर्ट गए, वहाँ पर कोई फैसला नहीं हो सका, हारे नहीं। उन्होंने हाई कोर्ट भेज दिया, हारे नहीं। हाई कोर्ट ने फिर रिफर किया कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट ने कह दिया कि अब हम इस मुकदमे को नहीं लेंगे। इसलिए और अब इस होनहार खिलाड़ी के साथ हुई ज्यादती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, क्योंकि विकास प्राधिकरण ने सिर्फ इस खिलाड़ी को बेघर नहीं किया, इसके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बात करेंगे गांव के गदर यानी पंचायत चुनाव की, जिसकी अधिसूचना 27 मार्च को जारी हो सकती है। इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि जानकारी से 2022 के चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के लिए तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27 मार्च को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसी दिन इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। जानकारी से 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये चुनाव इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सूत्रों की माने तो 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसी दिन आचार संहिता भी लग सकती है। लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार काफी पेच भी है। पहले सरकार ने इन चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए 1995 को बेस ईयर बनाया था और उसके बाद सभी जगहों पर उसी के आधार पर सीटों को रिजर्व किया था। लेकिन फिर अचानक एक याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई और हाईकोर्ट में इसमें सरकार को आदेश दिया कि बेस ईयर 2015 को बनाया जाए और फिर आनन फानन में सारी सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 30 अप्रैल तक 4 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न करा लिया जाए और 25 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर भी चुनाव करा लिए जाए। दरअसल इन पंचायत चुनाव में 4 पदों पर प्रत्यक्ष रूप से वोट पड़ते हैं
यानी इन 4 पदों पर जनता वोट देकर सदस्य चुनती है। ये 4 पद हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के। इनमें उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के 58,194 पद हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों के 7,31,213 पद हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य या कहें कि ब्लॉक पंचायत सदस्य के 75,855 पद हैं और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 3,051 है। लेकिन जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा के सुपहरा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर जिला मुख्यालय के ऑफिस के बाहर विरोध किया। गांव वालों का कहना है कि उन्हें वोट डालने के लिए गांव से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरे बनाएंगे ऐसे नहीं साहब, कैसी बात, हमने नहीं बनाएंगे तो वोट कैसे पड़ जाएंगे, बनेंगे नहीं। जनवरी जो है 2021 से सब लोग लगे हुए हैं बूथ के लिए, अधिकारी उसमें नग्न हो गए, काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल यहाँ से जाती है एप्लीकेशन है, वहीं जो है तहसील तक रह जाती है, वहाँ जो है SDM जो है वहाँ तहसील से वहाँ तक गाँव तक जाते हैं और रिपोर्ट नहीं लगा के देते हैं। समस्या हमारी है कि 1 जनवरी से डोल रहे हैं साहब, हमें बूथ अलग करवाने के लिए। हमारा बूथ अलग हो भी गया था, उस पर मतलब SDM साहब ने फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, वो रुक गया। इसलिए हम DM साहब के पास आए थे, तो DM साहब ने बोल दिया कि मतलब SDM के पास जाइए। SDM साहब के पास हम पहले जा चुके हैं, वहाँ से कुछ हुआ नहीं है। DM साहब ने SDM साहब का पता बता दिया है। हमारी परेशानी है कि 8 किलोमीटर हमें वोट डालने जाना पड़ता है ग्राम पंचायत बड़खोल में। जब मैंने उनसे पूछा कि पिछले बार पंचायत चुनाव में केंद्र कहाँ था, तो उन्होंने बताया साहब केंद्र वहीं था। सबकी अपनी डिमांड होती है, बट जो लोकल SDM होते हैं वह डिस्टेंस का हवाला देते हुए सारे वोटर्स का ध्यान रखते हुए वोटर हमें मतदान केंद्र बनाते हैं। दोबारा इस लेटर को SDM किराली को भेज दिया गया कि एक बार स्वतः अपना निरीक्षण करके और जो भी डिसीजन है ले लेंगे। ये चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम है। वहीं कोरोना केसेस के बढ़ने के चलते अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को लेकर अपनी एक कोविड गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना होगा, मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा, हर आने जाने वाले का टेम्परेचर थर्मल स्कैनर से लिया जाएगा, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को रिटर्निंग अफसर के पास भेजकर अपना नामांकन दाखिल करा सकता है। दरअसल जब इन 4 पदों पर चुनाव हो जाएंगे तो फिर यही सदस्य ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनेंगे, यानी वो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और वहां जीत और हार कहीं न कहीं सियासी दलों की उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर क्या तैयारी है ये बताने के लिए काफ़ी होगी। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा।